भारत का विशाल मैदान। हेलो माय डियर, गुड मॉर्निंग। माय यूट्यूब चैनल वीकेपी वीकेपी एजुकेशन एजुकेशन क्लासेज, क्लासेज माय यूट्यूब में चैनल में आपका आपका स्वागत स्वागत है। है। वेलकम। पिछले वीडियो में हमने भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में वर्णन किया था, जहां पर उत्तर पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वत के बारे में वर्णन किया था। आज हम प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें भारत का विशाल मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का विशाल मैदान। भारत का विशाल मैदान, आइए देखते हैं। भारत का विशाल मैदान। भारत का विशाल मैदान के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। भारत का विशाल मैदान जो है, हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य स्थित है। उत्तर का विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान जो है, हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य स्थित है। ये देखिए, ये हमारा भारत है। ये हमारा भारत आता है और ये देखिए, ये हिमालय पर्वत आता है। हिमालय पर्वत और ये प्रायद्वीपीय भारत आता है। हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य जो है, ये जो क्षेत्र आता है, ये हमारा उत्तर का विशाल मैदान आता है। उत्तर का विशाल मैदान आता है। हिमालय पर्वत से आने वाली जो नदियां हैं, हिमालय पर्वत से आने वाली जो नदियां हैं, गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कोसी नदी, इन नदियों के द्वारा, ये नदियां जब हिमालय पर्वत से बहती हैं, तो ये नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर, मिट्टी आदि बहाकर लाती हैं। और इन कंकड़ पत्थर, मिट्टी जो बहाकर लाती हैं, ये जहां जमा कर देती हैं, वही मैदान जो है हमारा हिमालय पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान होता है। तो ये उत्तर का विशाल मैदान जो है, हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य स्थित है। संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर हम देखें तो इस भारत का जो विशाल मैदान है, इसे 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर देखें तो इस भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग होते हैं। बाबर क्षेत्र, दूसरा भाग होता है माय डियर तराई क्षेत्र, तीसरा भाग होता है इसका बांगर क्षेत्र, बांगर या बागड़ क्षेत्र, और इसका चौथा भाग होता है माय डियर खादर क्षेत्र। ठीक है माय डियर, तो ध्यान रखना, भारत का जो विशाल मैदान है, हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य स्थित भूभाग को भारत का विशाल मैदान कहते हैं। और संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। बाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र। ठीक है माय डियर, सबसे पहले हम लेते हैं बाबर क्षेत्र किसे कहते हैं। तो माय डियर ध्यान रखना, यहाँ हिमालय पर्वत से जब ये असंख्य नदियां आती हैं, हिमालय पर्वत से जब ये असंख्य नदियां आती हैं और अपने साथ कंकड़ पत्थर, मिट्टी आदि बहाकर लाती हैं। मैं यहां पे लिखता हूं, हिमालय पर्वत से बहने वाली असंख्य नदियां शिवालिक हिमालय से बहने वाली असंख्य नदियां अपने साथ कंकड़, पत्थर व मिट्टी
आदि बहाकर लाती हैं, आदि बहाकर लाती हैं। इस प्रक्रिया को जलोढ़ पंख कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं। तो ध्यान रखना माय डियर, जब शिवालिक हिमालय से या प्रायद्वीपीय भारत से जब असंख्य नदियां बहती हैं, ये नदियां जब यहां से बहती हैं, यहां से बहकर अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी आदि बहाकर लाती हैं और यहां इस क्षेत्र पर ये नदियां कंकड़ पत्थरों को जमा कर देती हैं। जब ये कंकड़ पत्थरों को जमा कर देती हैं तो इस क्षेत्र को कहते हैं बाबर क्षेत्र। क्या कहते हैं माय डियर? बाबर क्षेत्र। ये क्षेत्र हो गया बाबर क्षेत्र। तो इस प्रक्रिया को जलोढ़ पंख कहते हैं और यहां पर नदियां क्या होती हैं? लुप्त हो जाती है। जिस तरह से ये कंकड़ पत्थर यहां पर जमा हो गए, ये देखिए ये कंकड़ है, ये कंकड़ यहां पर जमा हो गया और ये क्षेत्र यहां पर जमा हो गया। अब ये हिमालय, शिवालिक हिमालय से जो नदियां आ रही है वो इस जमाव के नीचे से बह रही है। जमाव के कहां से बह रही है माय डियर? नीचे से बह रही है। तो ये कंकड़ पत्थर यहां पर नदियां क्या हो गई? लुप्त हो गई। तो ध्यान रखना, जहां पर नदियां लुप्त होती है उस क्षेत्र को बाबर क्षेत्र कहते हैं। अतः नदियां लुप्त हो जाती हैं, नदियां क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। इस क्षेत्र को बाबर क्षेत्र कहते हैं, बाबर क्षेत्र कहते हैं। तो सीधी सी बात हो गई कि हिमालय पर्वत से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है माय डियर, ये कहीं पे ये क्वेश्चन आ गया, प्रायद्वीपीय भारत से बहने वाली असंख्य नदियां दक्षिण भारत में जहां पर लुप्त हो जाती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये ध्यान में रखना, जहां पर लुप्त होती है उस क्षेत्र को बाबर क्षेत्र कहते हैं। और ये लुप्त हुई नदियां, नेक्स्ट दूसरा आता है लुप्त हुई नदियां, लुप्त हुई नदियां पुनः बहती हुई दिखाई देती है, दिखाई देती है। लुप्त हुई नदियां जब पुनः बहती हुई दिखाई देती है तो उस क्षेत्र को कहते हैं माय डियर तराई क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गया? जहां पर नदियां लुप्त होती हैं उस क्षेत्र को तो बाबर क्षेत्र कहते हैं। और बाबर क्षेत्र, ये नदियां लुप्त हो गई तो इस क्षेत्र को तो क्या कहा हमने? बाबर क्षेत्र कहा। नदियां बह गई और बाबर क्षेत्र के दक्षिण की तरफ, आगे की तरफ ये नदियां पुनः बहती हुई हमें दिखाई देती हैं। और जहां तो ये वाला जो क्षेत्र होता है इस वाले क्षेत्र को हम तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है माय डियर? तो इस तरह से ये हमारे भारत के विशाल मैदान का दो भाग हमने अभी देखा, बाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं आपको। ये देखिए, ये शिवालिक हिमालय हो गया, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय से असंख्य नदियां और ये कंकड़ पत्थर यहां पर ये इन्होंने जमा कर दिए। तो यहां पर नदियां क्या हो गई? लुप्त हो गई। ये क्या है? कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर। कंकड़ पत्थर यहां पर क्या कर दिए? जमा कर दिए। ठीक है माय डियर? अब यहां पर जमा कर दिए तो नदियां क्या हो गई? नदियां लुप्त हो गई। यहां पर नदियां लुप्त हो गई तो इस क्षेत्र को, तो ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहते हैं बाबर क्षेत्र। क्या कहते हैं माय डियर? बाबर क्षेत्र। तो ध्यान रखना, मैंने आप बताया था कि जब शिवालिक हिमालय से या प्रायद्वीपीय भारत से जब नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर बहाकर लाती हैं और जिस स्थान पर जमा कर देती हैं तथा नदियां लुप्त हो जाते हैं उस क्षेत्र को बाबर क्षेत्र कहते हैं। अब ये बाबर क्षेत्र के जब दक्षिण की तरफ अपना आएंगे तो ये नदियां पुनः बहती हुई दिखाई देती हैं, पुनः बहती हुई दिखाई देती हैं। तो इस क्षेत्र को, ये वाला जो क्षेत्र होता है जहां पर नदियां पुनः बहती हुई दिखाई देती है, तो ये क्या हो गया? नदियां पुनः बहती हुई दिखाई देती है। कहां दिखाई देती है? बाबर क्षेत्र के दक्षिण में, बाबर के
दक्षिण में। तो ध्यान रखना, नदियां पुनः बहती हुई दिखाई देती हैं बाबर के दक्षिण में। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं माय डियर? तराई क्षेत्र कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। तो आज जो टॉपिक लेकर के हैं भारत का विशाल मैदान, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। यहां से कई दफे एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो मैं साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी पुट आउट करके चल रहा हूं कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई दफे पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत से बहने वाली नदियां जहां पर लुप्त होती हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जहां पर लुप्त होती है तो उस क्षेत्र को तो कहते हैं बाबर क्षेत्र, और जहां पुनः बहती हुई दिखाई देती है उस क्षेत्र को कहते हैं तराई क्षेत्र। ठीक है माय डियर, नेक्स्ट चलते हैं बांगर क्षेत्र। बांगर और बागर दोनों एक ही हैं, कई दफे बांगर भी आ जाता है और कई दफे बांगड़ भी आ जाता है, तो ये बात क्लियर रखना है आपको। तो यहां पर बांगर और बागड़ ये दोनों सेम है, और इनसे भिन्न भी मैं बताता हूं आपको। जैसे तीसरा बाघ आ गया, बांगर या बांगड़, ये आ गया। एक ये अलग होता है और एक ये अलग होता है माय डियर, बागर या बागर। यहां पर फर्क क्या है, अंतर देखना है, दोनों में अंतर क्या है। यहां पर क्या लग रहा है, ऊपर अनुस्वार लग रहा है, यहां पर अनुस्वार नहीं है, तो इसका मतलब इनका शाब्दिक अर्थ अलग होता है। ये बागर बागड़ ये तो हमारे राजस्थान में हम चलते हैं, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, इस क्षेत्र को हम बागर या बागड़ क्षेत्र कहते हैं। और माय डियर, इसको हम कैसे याद करेंगे, कंफ्यूज में नहीं पड़े, तो ये ध्यान रखना, जिसके ऊपर बिंदी लग रही है तो वो ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है, और जहां पर बिंदी नहीं लग रही है वही नीचे वाला क्षेत्र कहलाता है। तो ऊपर वाला क्षेत्र जब अपन चले, राजस्थान के ऊपर में चले, तो ये देखिए ये राजस्थान आता है, तो ये देखिए नीचे वाला क्षेत्र, ये नीचे वाला क्षेत्र हो गया। तो नीचे वाला क्षेत्र तो ये बागड़ बांगड़ कहता है, और ये ऊपर वाला जो क्षेत्र आ जाता है ये क्या कहलाता है, बांगर या बागड़ कहलाता है। जहां पर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी वाला क्षेत्र आ जाता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बाबर क्षेत्र कहते हैं, जहां पर नदियां लुप्त हो जाती हैं। ठीक है माय डियर। तो नेक्स्ट है हमारा बांगर बागड़, एक ही बात है। इसको हम देखें तो ये प्राचीन जलोढ़ से निर्मित है, ये है प्राचीन जलोढ़ से निर्मित है, प्राचीन जलोढ़ से निर्मित है। यह है खादर की अपेक्षा, खादर की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, खादर की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। और इस क्षेत्र पर सामान्यतः वर्ष भर नदियां व बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, नदियां में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बांगर या बागड़ क्षेत्र कहते हैं। बांगर या बागड़ क्षेत्र जो है इसे दो भागों में बांटते हैं, इसके दो उपभाग और होते हैं। एक तो होता है भूर क्षेत्र और एक होता है बांदीरा क्षेत्र। भूर मैदान, बारिंद मैदान, एक जो भाग होता है वो होता है बारिंद मैदान, बारिंद मैदान, और बांगर का दूसरा भाग होता है भूर क्षेत्र। तो ये भी आपको क्लियर रखना है, बारिंद मैदान और भूर क्षेत्र। बारिंद मैदान जो होता है, ये बारिंद मैदान तो पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल जो होता है वहां पश्चिमी बंगाल पर गंगा और यमुना, सॉरी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो डेल्टा का निर्माण करती है, ये गंगा नदी है, गंगा, और इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ये दोनों मिलकर के यहां पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो पश्चिमी बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र,
पश्चिमी बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र जो है ये बारिंद का मैदान कहलाता है माय डियर। पश्चिमी मैदान का जो डेल्टाई क्षेत्र आता है वो क्या कहलाता है, बारिंद का मैदान कहलाता है। और ये जो भूर क्षेत्र आता है ये भूर क्षेत्र क्या कहलाता है, गंगा और यमुना, गंगा और यमुना नदियों के मध्य दो आब का क्षेत्र, दो आब का क्षेत्र भूर क्षेत्र कहलाता है, भूर क्षेत्र कहलाता है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये जो बांगर क्षेत्र है तो इसकी पहली विशेषता क्या है, प्राचीन जलोढ़ से निर्मित है। यह खादर की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। सामान्यतः वर्ष भर नदियों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता यहाँ पर। इस प्रकार क्या है, ऊबड़ खाबड़ बंजर भूमि है, हम कह सकते हैं बंजर भूमि है, प्राचीन जलोढ़ से निर्मित है। जहां अब वर्तमान में हम देखें तो वहां पर नदियों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, तो ये प्राचीन जलोढ़ से निर्मित है। बांगर क्षेत्र को दो भागों में बांटा है, एक तो बारिंद का मैदान कहलाता है, एक भूर क्षेत्र कहलाता है। बारिंद का मैदान हमारे पश्चिमी बंगाल की कैपिटल क्या है माय डियर, कोलकाता है। ममता बनर्जी वहां के सीएम है वर्तमान में। तो यहाँ पर पश्चिमी बंगाल में गंगा, ये गंगा नदी हो गई और ये क्या हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। तो ये दोनों नदी मिलकर के यहाँ पर पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन नामक स्थान पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर सुंदरवन नामक डेल्टा है और इसी डेल्टाई क्षेत्र को क्या कहते हैं माय डियर, बारिंद का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा भाग है भूर क्षेत्र। गंगा और यमुना नदियों के जो मध्य दोनों नदियां ये दो आप का जो क्षेत्र बनाती हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, भूर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर, भूर क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट आता है खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र भी इसी के होता है। देखिए खादर क्षेत्र पढ़ते हैं, इसका विपरीत करना है। बांगर क्षेत्र तो प्राचीन जलोढ़ से निर्मित है माय डियर, और ये खादर क्षेत्र होता है हमारा खादर क्षेत्र। ये भारत के विशाल मैदान का चौथा भाग आता है खादर क्षेत्र। इसकी विशेषता क्या है, ये देखिए ये प्राचीन जलोढ़ से निर्मित है। तो खादर क्या होता है, यह नवीन जलोढ़ से निर्मित है, नवीन जलोढ़ से निर्मित है। बांगर क्षेत्र प्राचीन जलोढ़ से निर्मित है, तो खादर क्षेत्र जो है नवीन जलोढ़ से निर्मित है। नेक्स्ट आता है, यह खादर की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, यानी कि इसकी अपेक्षा अधिक ऊंचा है। तो खादर क्या हो गया, बांगर की अपेक्षा, यह बांगर की अपेक्षा अधिक नीचा है, बांगर की अपेक्षा अधिक नीचा है। तीसरी विशेषता क्या है, सामान्यतः यहां वर्ष भर नदियों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। तो खादर क्षेत्र में सामान्यतः नदियां में बाढ़ का पानी वर्ष भर आसानी से पहुंचता है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, खादर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर, खादर क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा भारत का विशाल मैदान को हमने संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर चार भागों पर बांटा। बाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा, यहीं से उत्तर का विशाल मैदान से मिलता जुलता आता है सिंध का मैदान, पंजाब का मैदान, सिंध का मैदान, सिंध का मैदान आता है। नेक्स्ट आता है पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान। नेक्स्ट आता है राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंध का मैदान। सिंध का मैदान कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तो माय डियर यहां से पता चल रहा है सिंध। सिंध का मतलब क्या हो गया, सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो भाग होता है, सिंधु नदी का जो मैदान है उसे ही सिंध का मैदान कहते हैं। जहां से जिस भाग से सिंधु नदी होकर के निकलती है, देखिए ये हमारा भारत है, ये भारत है,
और यहीं पर मानसरोवर झील है। यहां से सिंधु नदी, ये सिंधु नदी गई और ये सिंधु नदी आ गई। तो ये वाला जो क्षेत्र आता है, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है माय डियर? सिंध का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंध का मैदान कहलाता है। तो ध्यान रखना, सिंधु नदी घाटी का जो क्षेत्र होता है वह सिंध का मैदान कहलाता है। हम कह सकते हैं सिंधु नदी घाटी का क्षेत्र, सिंधु नदी घाटी का क्षेत्र सिंध का मैदान कहलाता है। सिंध का मैदान कहलाता है। ये बात तो हो गई हमारी। ये तो हो गया सिंध का मैदान, ये सिंध का मैदान हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, पंजाब का मैदान क्या कहलाता है माय डियर? पंजाब के मैदान को अपन देखते हैं। तो पंजाब का मैदान जो होता है, ये हमारा पंजाब है, ये पंजाब है और ये क्या है माय डियर? हरियाणा है। पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के मध्य वाला जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र, समझ में आ गया? देखिए, पंजाब का मैदान किसे कहते हैं? ये पंजाब हो गया और ये क्या हो गया माय डियर? हरियाणा। ये तो हो गया हमारा पंजाब और ये हो गया हमारा हरियाणा। तो इनके मध्य का जो भाग होता है, ये पंजाब और हरियाणा के मध्य वाला भाग क्या कहलाता है? पंजाब का मैदान कहलाता है, मध्य वाला भाग। तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि पंजाब और हरियाणा के मध्य वाला जो भाग होता है वो पंजाब का मैदान कहलाता है। और पंजाब के मैदान के जो मुख्य विशेषता है, विशिष्ट इसके जो लक्षण है, पंजाब के मैदान का जो विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट लक्षण, वो क्या है? पंच लक्षण है। विशिष्ट पंच लक्षण है। पंच लक्षण कौन कौन से है माय डियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है बिष्ट दोआब, बिष्ट दोआब। नेक्स्ट आता है बारी दोआब, बारी दोआब। अब देखिए, दोआब के बारे में तो मैंने आपको बता रहा है कि दोआब क्षेत्र किसे कहते हैं, ये भी आपको क्लियर कर लेना है। दोआब किसे कहते हैं, दोआब किसे कहते हैं, ये क्लियर कर लेना। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया कि दोआब किसे कहता है। दो नदियों के मध्य वाले भाग को दोआब कहा जाता है, दो झीलों के मध्य वाले भाग को दोआब कहा जाता है, दो पहाड़ियों के मध्य वाले भाग को दोआब कहा जाता है, जो नदियों और झीलों के मध्य वाले भाग को दोआब कहा जाता है। तो माइंड डियर ध्यान रखना, दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के मध्य वाला भाग, मध्य वाला भाग, दो नदियों के मध्य वाला जो भाग होता है, ये देखिए, ये व्यास नदी है, ये सतलज नदी है। तो इसका जो मध्य वाला भाग होता है व्यास नदी और ये हो गई हमारी सतलज नदी। दो नदियों का मध्य वाला जो भाग होता है उसे दोआब कहते हैं। तो वही दोआब यहां पर है, ये बिष्ट दोआब हो गया। तो बिष्ट दोआब किसे कहते हैं माय डियर? वो ध्यान में रखना है। बिष्ट वैसे हो गया व्यास, याद रखना है, ये याद रखने का तरीका है। ये देखिए, वैसे व्यास याद नहीं रहता तो हमें ध्यान रखना, वैसे व्यास, तैसे क्या हो गया? सतलज। व्यास और सतलज, व्यास और सतलज नदी के मध्य वाला भाग, ये व्यास नदी हो गई और ये सतलज नदी हो गई। और व्यास और सतलज नदी के जो मध्य वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? बिष्ट दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर? बिष्ट दोआब। व्यास और सतलज नदी, सतलज नदी के मध्य वाला भाग, मध्य वाला भाग बिष्ट दोआब कहलाता है। ये देखिए, ये व्यास नदी हो गई, ये सतलज नदी हो गई, व्यास नदी, और ये हो गई हमारी सतलज नदी। और इनके जो मध्य का भाग है वो क्या कहलाता है? बिष्ट दोआब कहलाता है, बिष्ट दोआब। नेक्स्ट दूसरा आता है बारी दोआब। बारी दोआब किसे कहते हैं? दूसरा लक्षण आता है बारी दोआब, बारी दोआब क्षेत्र। तो बारी दोआब क्षेत्र किसे कहते हैं? देखिए, वैसे क्या निकला? व्यास नदी, और रे से क्या निकला? रावी नदी। ठीक है माय डियर, रे से क्या निकला? रावी नदी, वैसे व्यास नदी, व्यास नदी और रावी नदी,
व्यास नदी और रावी नदी की जो मध्य वाला भाग होता है, ये देखिए ये रावी नदी है और ये व्यास नदी है। तो ये व्यास नदी हो गई, ये रावी नदी हो गई, इनके जो मध्य वाला जो भाग आता है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है? बारी दोआब कहलाता है, बारी दोआब क्षेत्र। तो ध्यान रखना, बारी दोआब क्षेत्र किसे कहते हैं? व्यास और रावी नदी के मध्य वाला भाग बारी दोआब कहलाता है। नेक्स्ट तीसरा आता है रचना दोआब। रचना दोआब, रचना दोआब किसे कहते हैं? ये देखिए रे से क्या निकला? रावी नदी, रावी नदी, और ये चे से क्या निकला माय डियर? चिनाब नदी। रावी और चिनाब नदियों के मध्य वाला भाग, ये देखिए ये चिनाब नदी हो गई, ये रावी नदी हो गई, और यहीं से ये हमारी सतलज और ये व्यास और सतलज नदी। तो ये तो हो गई हमारी चिनाब नदी और ये हो गई हमारी रावी नदी। तो रावी और चिनाब नदी के जो मध्य वाला भाग आ रहा है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है? रचना दोआब कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से बहुत ही आसान तरीके से अपन समझेंगे। ये चिनाब नदी हो गई और ये रावी नदी हो गई। चिनाब नदी और रावी नदी के जो मध्य वाला भाग आ रहा है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है? रचना दोआब। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 दोआब क्षेत्र पढ़े। नेक्स्ट दोआब आता है छाछ दोआब। ये देखिए यहां पर ले लेते हैं छाछ दोआब को। चौथा दोआब क्षेत्र आता है हमारा छाछ दोआब क्षेत्र। तो यहीं पर लेंगे छाछ दोआब क्षेत्र। छाछ, कई जगह छाछ भी मिलेगा आपको। तो ये हो गया, छाछ से क्या हो गया? झेलम, झेलम और चिनाब। झेलम और चिनाब नदियों के मध्य वाला भाग, झेलम और चिनाब नदी के मध्य वाला भाग, ये देखिए ये झेलम नदी है, ये चिनाब नदी है, ये तो हो गई झेलम नदी और ये हो गई माय डियर चिनाब नदी। तो झेलम और चिनाब नदी के जो मध्य वाला भाग होता है वो कहलाता है छाछ दोआब। क्या कहलाता है माय डियर? छाछ दोआब। तो इस तरह से सिंध का मैदान हो गया हमारा, पंजाब का मैदान हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन राजस्थान का मैदान। कौन सा मैदान पढ़ते हैं? राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान को आप जानती हैं, राजस्थान का मैदान ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान कहां पर है? भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वहीं पर राजस्थान का मैदान आता है जिसकी मुख्य नदी क्या आती है? लूनी नदी आती है। तीसरा आता है राजस्थान का मैदान। ये देखिए राजस्थान का जो मैदान आता है ये रेगिस्तान भूभाग आता है और राजस्थान का मैदान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान का मैदान जो है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के सारे, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के सारे, ये देखिए ये हमारा राजस्थान आता है, ये राजस्थान हो गया, ये वाला भाग राजस्थान। तो ये जो है ये राजस्थान का मैदान है और यहीं पर इसकी जो राजस्थान के मैदान की जो मुख्य नदी आती है, मुख्य नदी क्या है? लूनी नदी। तो इसकी मुख्य नदी लूनी नदी आती है जो अजमेर के नागपाड़ से निकलकर गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहीं पर लकड़ियों से निर्मित बाग भी बना हुआ है। यहाँ पर लकड़ियों से निर्मित जो फ्लोराइड बना हुआ है, यहीं पर नागौर जिला आता है राजस्थान का मध्यवर्ती, जहां पर फ्लोराइड की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये राजस्थान का यहीं पर गोडावान पक्षी पाया जाता है। ये जैसलमेर जिले के यहीं पर कोबड़ पट्टी पाई जाती है, सेवड़ घास पाई जाती है। तो यहाँ पर गोडावान पक्षी अपना अंडा देता है, जो वो हमारा राजस्थान का राज पक्षी कहा जाता है। तो ये राजस्थान का मैदान हो गया। इसकी विस्तृत जानकारी अपन राजस्थान वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। चौथा जो आता है हमारा वो क्या आता है माय डियर?
ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान आप पढ़ेंगे, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी हमारे भारत में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश से, ये देखिए, ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा भारत होता है। तो यहां से ये नदी ब्रह्मपुत्र आई और ये वाला जो भाग आता है, ये पूरा हिस्सा, तो हम कह सकते हैं भारत का पूर्वी हिस्सा, भारत का पूर्वी भाग ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है, जिसके अंतर्गत मेघालय का पठार भी आता है। ये उत्तर हो गया, इधर देखिए, इधर उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूरब। तो भारत का पूर्वी भाग ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। भारत का पूर्वी हिस्सा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, माय डियर, ध्यान रखना, भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वो ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। और यहीं पर मेघालय का पठार स्थित है, यहीं पर मेघालय का पठार स्थित है। और मेघालय के पठार पर गारो, खासी, जयंती नामक पहाड़ी पाई जाती है, नामक पहाड़ी पाई जाती है। मेघालय का जो पठार होता है, मेघालय के पठार की आकृति जो होती है, माय डियर, वो द्वीपनुमाकार होती है। और यहीं पर गारो, खासी, जयंती नामक ये पहाड़ी पाई जाती है। ये खासी नामक जो स्थान है, खासी नामक के दक्षिण में ये वाला जो स्थान है, ये क्या है ना माय डियर, मासिनराम। मासिनराम नामक जो स्थान है, ये बंगाल की खाड़ी से, ये अपन जब मानसून वाला पाठ पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको इसको गहराई से बताऊंगा। जब बंगाल की खाड़ी से जब मानसून उठ करके जाते हैं तो ये खासी पहाड़ी से टकराते हैं। और खासी पहाड़ी से जब टकराते हैं तो यहीं पर सबसे नजदीकी जो जिला मुख्यालय पड़ता है वो मासिनराम नामक स्थान पड़ता है। और मासिनराम नामक स्थान पर यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मासिनराम है, जो ब्रह्मपुत्र के मैदान पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र के मैदान पर ही मेघालय का पठार स्थित है। दूसरी बात करें, यही ब्रह्मपुत्र के मैदान पर माजुली द्वीप भी स्थित है, माजुली द्वीप, यहीं पर माजुली द्वीप है। जो माजुली द्वीप क्या है, ब्रह्मपुत्र जो नदी होती है, ये सांगपो, ब्रह्मपुत्र आदि के नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी ही माजुली द्वीप का निर्माण करती है। और यहीं पर माय डियर, ब्रह्मपुत्र के मैदान पर ही भोगीबिल पुल स्थित है, भोगीबिल पुल स्थित है। ठीक है माय डियर। तो इस तरह से ये भारत का विशाल मैदान के बारे में हमने जानकारी ली। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, घंटी वाला बटन भी साथ में दबाते चलिए, ज्यादा से ज्यादा इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो नया डालें वो आप तक मैसेज घंटी वाला बटन दबाएं, बटन भी साथ में दबाते चलिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।